स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में, जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने 5 फेमस मिलिट्री कू के बारे में डिस्कस करूंगा। आखिर ये मिलिट्री कू होता क्या है? देखिए, मिलिट्री कू 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है मिलिट्री। मिलिट्री का मतलब तो जानते ही, ये फौज। दूसरा का मतलब है कू। कू का मतलब होता है तख्ता पलट। तो जब कोई भी मिलिट्री का अधिकारी, आर्मी का ऑफिसर, जब एक सिविलियन सरकार को या मोनार्की को हटाकर खुद देश का भागदौड़ अपना हाथ में ले लेता है, उसे कहा जाता है मिलिट्री कू। यानी कि सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, तख्ता पलट, सैन्य तख्ता पलट। जब सैन्य ही, फौज जिसे जिम्मेदारी दिया था देश को प्रोटेक्ट करने का, वही क्या करता है, अपना देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए या किसी भी कारण से वो क्या करता है, तख्ता पलट कर देता है और खुद देश का जिम्मेदारी अपना साथ ले लेता है। यानी कि जो मिलिट्री ऑफिसर है वो देश चलाएगा। तो सबसे पहला नाम आता है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट इजिप्शियन कैंपेन से वापस आता है अक्टूबर 1799 को। जब वो आता है तो फ्रांस में समझ लीजिए कि उथल पुथल का माहौल होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मचा हुआ रहता है। इसी का फायदा उठाते हुए उस वक्त 5 मेंबर का डायरेक्टरी था जो फ्रांस को रूल कर रहा था। तो वहां पर और भी हाई लेवल कॉन्स्पिरेटर का मदद से, जिसमें से और 2 लोग थे, तो नेपोलियन ने क्या किया, ये जो डायरेक्टरी था उसे हटाकर और खुद मिलिट्री कू करके कौंसिल बना दिया और कौंसिल का हेड खुद बन गया। मतलब 5 मेंबर का जो डायरेक्टरी था उसे हटा दिया और हटाकर खुद से बोल दिया कि आज से मैं इस देश का लीडर हूँ, और कौंसिल बनाया और कौंसिल का खुद लीडर बन गया। तो ये पहला आपका जाकर मिलिट्री कू है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेपोलियन 1804 में अपने आप को इम्पीरियर घोषित भी कर देता है और ताज पहन लेता है। सोच लीजिए, पहले तो वो आया ये बोलकर कि देखिए देश सही से चल नहीं रहा है, मोनार्की को हटा कर हम लोग ने रिपब्लिकन लाया, लेकिन कोई सही से देश चलाना नहीं है, तो मेरा मदद करिए और मैं मिलिट्री कू करता हूँ और देश को सही दिशा में लेकर जाता हूँ। और देश को बहुत हद तक सही दिशा में लेकर भी गया। नेपोलियन के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो है, आप देख सकते हैं। दूसरा मिलिट्री कू है फ्रांसिस्को फ्रैंको द्वारा किया गया स्पेन में। स्पेन में जब लेफ्टिस्ट कोएलिशन सरकार जीत जाता है फरवरी 1936 का इलेक्शन, तब एक जनरल होता है जिसका नाम होता है जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको। ये कैनरी आइलैंड में इसका पोस्टिंग रहता है। वहां पर ये जब रहता है तो वहां पर उसका कुछ मिलिट्री ऑफिसर ये प्लानिंग करते हैं कि हम लोग जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है उसे मार कर तख्ता पलट कर देंगे, सैन्य तख्ता पलट कर देंगे। तो ये सब बात सुनता है, लेकिन ये अपना आर्मी ऑफिसर लोगों के साथ शुरुआती दौर में देने को हिचकिचाता है कि नहीं ये सही नहीं है, हमें अपना चुना हुआ सरकार को हटाना नहीं चाहिए। लेकिन आखिरकार 18 जुलाई आता है, फ्रैंको एक ब्रॉडकास्ट करता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है और ये बोलता है कि मिलिट्री लोग जो है डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसे ओवरथ्रो कर दिया है, आज से देश को मिलिट्री चलाएगा। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट करता है कि हम लोग सरकार को हटाते हैं, तो जहां पर भी आर्मी था, ये बात पूरा स्पेन में, स्पेन का कॉलोनी में जहाँ जहाँ स्पेन का आर्मी था, वो उसका बात को मान लेता है और चारों तरफ तख्ता पलट करने का शुरुआत हो जाता है। फिर वो चुपके छुपाए कैनरी आइलैंड से मोरक्को चले जाता है। इस वक्त मोरक्को स्पेन का पार्ट हुआ करता था। स्पेन का पार्ट यानी कि स्पेन वहां पर कॉलोनी बनाया हुआ था, स्पेन कंट्रोल करता था उस टाइम मोरक्को को। तो वहां पर भी अपराइजिंग हो जाता है और वहां पर भी बैटल होता है, बहुत बैटल चलता है। तो ये क्या करता है, स्पेनिश मेनलैंड का फौजी, फिर फासिस्ट इटाली और नाजी जर्मनी का मदद से वहां पर जो विद्रोह शुरू हो जाता है। क्योंकि स्पेन का जो आर्मी जब मोरक्को में था, तो मोरक्को में बर्बर कौम हुआ करते थे, तो उन लोग को स्पेन लोग बाहरी लोग मानते थे, मोरक्को के लोग स्पेन के लोगों को। तो उन लोग को देखा कि मौका अच्छा है, हम लोग वॉर कर अपना देश को आजाद करवा लेते। लेकिन ये वॉर को सप्रेस कर दिया गया, किसके मदद से, स्पेनिश मेनलैंड आर्मी, फासिस्ट और जर्मनी, नाजी जर्मनी की आर्मी मदद से ये जो सिविल वॉर हुआ था इसे खत्म कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया मोरक्को में। तो ये जो कू था ये तो सुन लिए पार्शली सक्सेसफुल हुआ। फिर फ्रांसिस्को ने ये रिबेल को कंट्रोल कर लिया और पूरा देश भर में चारों तरफ सिविल वॉर जैसा माहौल चल रहा था। 3 साल तक ये सिविल वॉर जैसा माहौल चला स्पेन में और मोरक्को में भी, जहां भी स्पेन का कॉलोनी था। आखिरकार ये सबको वो सप्रेस करने के बाद फासिस्ट, मोनार्किस्ट और कैथोलिक चर्च का मदद से ताकत में आता है, पावर में आता है और 1975 तक, जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो स्पेन को रूल करता है। तीसरा है मुअम्मर अल गद्दाफी। मुअम्मर अल गद्दाफी के बारे में तो आप जानते हैं। जब मुअम्मर अल गद्दाफी के टाइम का लीबिया को देखिएगा और आज का लीबिया को देखिए तो पता चलेगा कि मुअम्मर अल गद्दाफी कितना एक अच्छा लीडर था एज फॉर लीबिया के लिए, कि लीबिया को कितना ऊंचाई में लेके गया था। लेकिन अमेरिका ने मुअम्मर अल गद्दाफी को हटा दिया। तो ये देख लेते मुअम्मर अल गद्दाफी कैसे करके सत्ता में आया।
मुअम्मर अल गद्दाफी का जन्म एक टेंट में हुआ था, एक गरीब, एक इलिटरेट बेदुइन पेरेंट्स के घर में। मुअम्मर अल गद्दाफी जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं, देखते कि लीबिया का हालत सही नहीं है, वहाँ का जो राजा है वो वेस्ट का कठपुतली बना हुआ है। तो वो हमेशा से यही सोचते कि मुझे किसी भी करके ये जो कमजोर सरकार है उसे गिराना है। तो 27 साल की उम्र में एक जूनियर ऑफिसर ही होती है, लेकिन इनका अंदर हिम्मत और जज्बा बहुत होता है। तो ये क्या करते, डिसाइड करते कि आज अब मैं ये सत्ता अपना हाथ में ले ही लूंगा। सितंबर 1, 1969 को जब किंग इदरीस देश से बाहर रहता है, उससे कुछ हेल्थ इशू रहता है, तो वो अपना बीमारी के लिए अपना देश से बाहर रहता है, इलाज कराने के लिए देश से बाहर होता है। तो ये क्या करता है, मुअम्मर अल गद्दाफी अपना मिलिट्री व्हीकल के साथ त्रिपोली और बेंगाजी में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनका साथ 70 कॉन्स्पिरेटर होते, वो क्या करते हैं, रॉयल पैलेस जो होता है उसे घेर लेते हैं, और साथ ही साथ जितना भी की गवर्नमेंट ऑफिस था, जितना मेन जहाँ गवर्नमेंट का सेंटर था, गवर्नमेंट का सेंटर ऑफिस था, वो सबको घेर लिया जाता है और सब जगह मिलिट्री घुस जाता है और वहाँ का ऑफिसर लोग को बंधक बना लेता है। और एक ऑफिसर का बारे में आता है कि वो ये बचने के लिए पजामा पहन के ही पूल में कूद जाता है। बहुत कोई होता है, किंग का जो पर्सनल गार्ड होता है वही थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाता है, लेकिन बाकी कहीं पर भी जहां पर भी ये लोग टेक ओवर करते हैं, कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है। तो एक ब्लडलेस मिलिट्री कूद है, ये बिना खून खराबा किए ही तख्ता पलट हो चुका था और नया सरकार आ चुका था। फिर उसी सुबह को मुअम्मर अल गद्दाफी ने अपना कंट्री मैन लोग को इन्फॉर्म किया कि करप्ट और रिएक्शनरी रिजीम खत्म हो चुका है। जो देश को खोखला कर रहा था, ऐसा सरकार जो देश को खोखला कर रहा था, चोर वाला सरकार, करप्ट सरकार को हम लोग ने गिरा दिया है। तो सबसे पहले शुरुआत में जब ये लेक्चर जब रेडियो के थ्रू दिया गया मुअम्मर अल गद्दाफी के द्वारा, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि सच में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे दिन गुजरा, सबको पता चल गया कि नहीं, अब सत्ता परिवर्तन हो चुका, मुअम्मर अल गद्दाफी के हाथ में पूरा पावर है। फिर आखिरकार लीबिया को बहुत हद तक ऊंचाई में भी लेके जाए जाते हैं, इनके ऊपर एक अलग वीडियो आ सकता है। फिर आखिरकार 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान 42 साल रूल करने के बाद इनको विद्रोही के द्वारा मार दिया जाता है। अब आता है चौथा नंबर में नाम आता है ईदी अमीन का। ईदी अमीन का शुरुआत बहुत हम्बल था, ये एकदम सिंपल, इसके ऊपर भी एक अलग कहानी है, इसके ऊपर भी बायोग्राफी अगर आप बोलिएगा तो लेकर आ जाऊंगा। ईदी अमीन का शुरुआती एक छोटा सा आर्मी ऑफिसर का रूप में होता है, लेकिन ये देखने में हाइट इसका बहुत अच्छा था और हेल्दी था और अच्छा मिलिट्री था ये, तो इसका रैंक बढ़ता गया और ये उगांडा का टॉप जनरल का पोजीशन तक ये पहुंच गया था। तो शुरुआती दौर में प्रेसिडेंट मिल्टन ओबोटे ये जो था, ये ईदी अमीन को बहुत मानता था और उसे लगता था ईदी अमीन इसका बहुत करीबी और इसका बहुत भरोसेमंद साथी है, लेकिन ऐसा था नहीं। जैसे ही उगांडा को 1962 में ब्रिटेन से आजादी मिलता है, उसके बाद से क्या होता है, ईदी अमीन और ये मिल्टन के बीच में कुछ डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है। तो एक सिंगापुर का कॉन्फ्रेंस के लिए जो मिल्टन ओबोटे था वो जाता है, तो ओबोटे बोल के जाता है कि वापस आने के बाद हो सकता है ईदी अमीन को अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन ये जो अरेस्ट का बात था ये लीक हो गया और ईदी अमीन को पता चल गया कि अब अगर वापस आता है मिल्टन ओबोटे तो मुझे अरेस्ट कर लेगा, हो सकता है मुझे मरवा भी दे। तो ये क्या करते हैं, उसका आने से पहले ही क्या करो, तख्ता पलट कर दो। 25 जनवरी 1971 को जब ओबोटे बाहर ही रहता है, तो कंपाला जो कैपिटल है उगांडा का, वहाँ पर पूरा ट्रूप को लेकर ईदी अमीन घुस जाता कैपिटल में और गोली चलाते हुए, और ईदी अमीन का जितना भी आदमी होता है, उसका वफादार आदमी, एयरपोर्ट का पोजीशन अपना हाथ में ले लेता है और जितना भी स्ट्रेटेजिक साइट से जो गवर्नमेंट का मेन सेंटर है सब जगह मिलिट्री कू कर देता है और भी सक्सेसफुल कू हो जाता है और रेडियो से अनाउंसमेंट हो जाता है कि मिलिट्री तख्ता पलट हो चुका है। फिर इसके बाद लास्ट किंग होता है स्कॉटलैंड का, वो यहाँ पर आता है। फिर यहाँ पर ईदी अमीन का तख्ता पलट होता है, इसके ऊपर भी एक अलग कहानी है। ईदी अमीन को भगाया जाता है, लेकिन ये खुद ही 30,000 आदमी लोगों को स्लॉटर कर देता है, मार देता है और 8 साल तक एक ब्रूटल राजपाट करता है। फिर ईदी अमीन को उगांडा से निकाल दिया जाता है। ईदी अमीन बाकी अपना जिंदगी कहाँ पर गुजारता है, सऊदी अरेबिया में, और इसको ऊपर हमेशा से चार्ज लगता है कि अगर ये वापस देश में आता तो इसके मौत का सजा दिया जाता। तो ये अपना बाकी का जिंदगी सऊदी अरेबिया में गुजारता है। अगर आपको ईदी अमीन के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो बोलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाम है ऑगस्टो पिनोचेट का नाम। ऑगस्टो पिनोचेट जो था ये मिलिट्री ऑफिसर था, एक चिलियन आर्मी का हेड ऑफिसर था। चिलियन आर्मी का हेड होने का साथ साथ ये CIA को भी ज्वाइन कर चुका था और जिस आदमी ने इसे प्रमोट किया था, इसे आर्मी का चीफ बनाया था, जिसका नाम था प्रेसिडेंट सैल्वाडोर एलेंडे। तो चिली का प्रेसिडेंट ने ही इसे क्या बनाया था, आर्मी का चीफ बनाया था, लेकिन ये CIA का साथ मिलके इसी का ही तख्ता पलट करने का प्लान में लग गया था। तो 11 सितंबर 1973 का दिन चिलियन नेवी जो होता है वो क्या करता है, पोर्ट सिटी वेलपेरिया
को टैंक और ट्रूप्स लोग का थ्रू घुसता है और प्रेसिडेंशियल पैलेस डाउनटाउन सैंटियागो में जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसे घेर लेता है और उसे कैप्चर कर लेता है। फिर उसके बाद पिनोचेट 2 फाइटर जेट को ऑर्डर देता है कि वो एक फायर रॉकेट को फायर करे पैलेस में। फिर उसके बाद एक धमाका होता है, उसके बाद बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है कौन? आर्मी। तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट होता है एलेंडे, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मार्क्सिस्ट प्रेसिडेंट होता है, यानी कि ये मार्क्सवादी प्रेसिडेंट होता है। तो ये क्या करता है, सरेंडर ना करके सुसाइड कर लेता है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। तो ये देखता है कि अब मेरा घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, मुझे बंदी बना दिया जाएगा, तो ये क्या करता है, सरेंडर ना करके सुसाइड कर लेता है। तो बहुत दिन तक ये पैलेस में पिनोचेट का आर्मी लोग रहता है, मजा करते रहता है और एलेंडे का जितने भी समर्थक था सबको पकड़ता है, टॉर्चर करता है, बहुत किसी को मार दिया जाता है, बिना ट्रायल का जेल में भर दिया जाता है और 17 साल तक ये डिक्टेटर बन के चिली में रूल करता है। बाद में कुछ टेस्टिमनी और डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सीआईए का, तो सीआईए का कुछ डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई होता है, लोगों के सामने आ जाता, पता चलता है उस वक्त के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ही ने प्लान किया था एलेंडे को हटाने के लिए, क्योंकि चिली एक मार्क्सिस्ट कंट्री हो चुका था। क्योंकि आपको पता ही है अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा कंट्री मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट कंट्री बने। तो जहां कहीं भी ऐसा होता था तो अमेरिका क्या करता था, उन पर तख्ता पलट करवा देता था। तो ये बात सबका सामने आया कि असल में ये जो तख्ता पलट हुआ ये सीआईए ने करवाया था और रिचर्ड निक्सन का पूरा हाथ था, उसी ने इसे करने को पूरा हरी झंडी दिया था। तो ये था कुछ मिलिट्री कू के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको और भी कुछ मिलिट्री कू या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है, या आज जो मैंने बताया है, ईदी अमीन हो, मुअम्मर अल गद्दाफी हो या फ्रांसिस्को हो, इन सब के ऊपर भी बायोग्राफी चाहिए तो बोलिएगा, मैं उसके ऊपर भी बायोग्राफी लेकर आ जाऊंगा। और नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर तो मैं ऑलरेडी बायोग्राफी ला चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल में विजिट करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दिए, शेयर कर दीजिए।